जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता। त्रिभुज की सर्वांग समता पढ़ने से पहले हमें समझते हैं कि सर्वांग सम आकृतियां होती क्या हैं, कांग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, तो सर्वांग सम फिगर होने के लिए हमें कम से कम दो आकृतियों का होना जरूरी है। ठीक है, दो आकृतियां या दो वस्तु का होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं सर्वांग सम क्या होता है। ठीक है, जैसा कि हम पहले से बता रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सभी उसमें यूज किए गए सभी शब्दों की मीनिंग पता होना चाहिए। तो यहाँ हम मीनिंग पता कर लेते हैं। सर्वांग सम, इसको अलग अलग करते हैं तो सर्व अंग सम। ठीक है, सभी अंग बराबर, मतलब ऐसी दो ज्यामितीय आकृति या ऐसी दो वस्तु जिसके सभी अंग बराबर हैं क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम आकृति कहलाएगी या सर्वांग सम वस्तु कहलाएगी। ठीक है, तो अगर ज्यामिति में है तो उसका कोण और उसकी भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, तो वे दोनों ज्यामितीय आकृतियां क्या कहलाएंगी, सर्वांग सम कहलाएंगी। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में, ऐसी दो ज्यामितीय आकृतियां, ठीक है, ऐसी दो ज्यामितीय आकृतियां जिसके आकार, जिसको शेप कहते हैं, और अमाप जिसको साइज कहते हैं, समान हो, सेम हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, आपस में सर्वांग सम है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, उनको एक दूसरे के ऊपर रखने पर, जैसा कि हमने यहाँ शब्द लिखा है, अध्यारोपित करने पर वो पूरी तरह पहली आकृति दूसरी आकृति को ढक ले। ठीक है, तो यह क्या कहलाएंगी, सर्वांग सम आकृतियां होती हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर हमने दो मार्कर लिए हैं, ठीक है, तो ये दो वस्तु है। ठीक है, इसको एक के ऊपर एक रख रहे हैं तो यह पूरी तरीके से ढक नहीं रही है, लेकिन यह सर्वांग सम है। ठीक है, इसकी साइज, इसका शेप सब कुछ बराबर है। ठीक है, तो यहाँ ये सर्वांग सम तो है ना, लेकिन अध्यारोपित करने पर ये ढक नहीं रहे क्योंकि ये 3D फिगर है। ठीक है, 3 डायमेंशियल या तीन विमाओं वाली ये वस्तु है। ठीक है, इसलिए नहीं ढक रही है। लेकिन ज्यामितीय आकृति अगर कोई है, जैसे यहाँ पर त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये ढक लेगा पूरी तरीके से, है ना। इसका साइज और इसका आकार दोनों बराबर हैं, तो इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये ढक लेगा। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सर्वांग सम आकृतियां हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर दो वर्ग हैं, ठीक है, दोनों के आकार, शेप और अमाप, साइज दोनों के बराबर हैं तो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम। इसी तरीके से आयत, वृत्त और क्या है, त्रिभुज, रेखाखंड, कोण, ठीक है, इन सभी के अगर आकार और अमाप, है ना, आकार और अमाप बराबर हैं तो समान है तो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम आकृतियां कहलाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक वस्तु और ले रहे हैं हम, जैसे यहाँ पर हमारे पास दो स्पून है। ठीक है, इसको जब एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं, अध्यारोपित कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, एक दूसरे को ढक ले रहा है। ठीक है, मतलब इनके साइज और इनके शेप दोनों समान है। ठीक है, और इनको अध्यारोपित कर रहे हैं तो ढक ले रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों क्या हैं, सर्वांग सम स्पून है, सर्वांग सम क्या है, चम्मच है। ठीक है, इसी तरीके से एक ही पैकेट के बिस्किट क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, मतलब एक ही आकार होना चाहिए और एक ही अमाप होनी चाहिए, तो दोनों वस्तुएं क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी। ठीक है, लेकिन अगर ज्यामिति में है तो क्या होंगी, दोनों फिगर क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, कांग्रुएंट होंगे। अब देखते हैं दो रेखाखंडों की सर्वांग समता क्या होती है। कोई दो रेखाखंड हैं, ठीक है, रेखा का वह भाग जो निश्चित हो, जिसकी एक लंबाई हो, रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है, ठीक, और इसकी लंबाई मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। दूसरा रेखाखंड पी क्यू है एक, है ना, इसकी भी लंबाई मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो यह क्या है, दोनों सर्वांग सम रेखाखंड है। ठीक है, कांग्रुएंस ऑफ टू लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। जब इसको, इसके आकार भी समान है और क्या है, अमाप भी समान है, इसके शेप और साइज दोनों समान है। ठीक है, जब इसको एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करेंगे तो यह एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेगा, ए बी और पी क्यू। ठीक है, यह एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेगा, तो यह कहलाएंगे दो रेखाखंडों की सर्वांग समता, इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दो कोणों की सर्वांग समता क्या होती है, जब दो कोण की माप जो है बराबर हो तो वे क्या कहलाते हैं, दो कोणों की सर्वांग समता। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने एक कोण बनाया, इसकी माप कितनी है, 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा कोण बनाया, इसकी माप कितनी है, 30 डिग्री। तो जब इसको एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करेंगे तो यह पूर्णतः ढक लेगा। ठीक है, इसका आकार और इसका जो है अमाप दोनों बराबर हैं। ठीक है, यहाँ इसके जो रेखा किरण, या कह लीजिए किरण से हमें नहीं मतलब है। ठीक है, हमें यहाँ सिर्फ क्या कह रहा है, दो कोणों की सर्वांग समता, कोण की जो है साइज यहाँ
कोण की साइज मतलब माप बराबर होनी चाहिए, तो क्या कहलाएंगे, दोनों कोण आपस में सर्वांग सम है। एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो अध्यारोपित कर लेंगे, ठीक है, ढक लेंगे पूर्णतः, तो इसलिए ये कोणों की सर्वांग समता हो जाती है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं दो त्रिभुजों की सर्वांग समता, कांग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल। तो यहाँ हमने दो त्रिभुज बनाया है, ठीक है। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे, ठीक है, जब एक त्रिभुज को, है ना, दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित किया जाए, ठीक है। अध्यारोपित मतलब एक के ऊपर दूसरा रखा जाए, तो पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्णतः ठीक ठीक ढक ले, तो यह क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपस में सर्वांग सम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यदि शीर्ष ए पड़ रहा है किस पर, शीर्ष डी पर, ठीक है, और शीर्ष बी पड़ रहा है शीर्ष ई पर, और शीर्ष सी पड़ रहा है किस पर, शीर्ष एफ पर, ठीक है, शीर्ष एफ पर। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह अगर दोनों त्रिभुजों के शीर्ष बिंदु संगत हैं तो स्वतः ही दोनों त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों में संगतता कॉरेस्पॉन्डेंस निर्धारित कर देंगे, ठीक है। यदि अध्यारोपण जो एक के ऊपर एक दूसरा रखा जाता है ठीक ठीक हुआ है, तो दोनों त्रिभुजों की भुजाएं और कोण क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है, जिसके फलस्वरूप हमें 6 समीकाएं प्राप्त होंगी, ठीक है, 6 समीकाएं, ठीक है, जिसको इक्वालिटीज कहते हैं, 6 इक्वालिटीज प्राप्त होंगी, ठीक है, 3 भुजाओं की, ठीक है, 3 भुजा की और 3 संगत कोण का, ठीक है। तो 3 भुजा जैसे ए बी बराबर होगा किसके, डी ई के, ठीक है, और बी सी बराबर होगा किसके, भुजा बी सी बराबर होगा ई एफ के, ठीक, और ए सी बराबर होगा किसके, ए सी बराबर होगा किसके, डी एफ के। इसी तरीके से कोण ए बराबर होगा किसके, कोण डी के, और कोण बी बराबर होगा किसके, कोण ई के, और कोण सी बराबर होगा किसके, कोण एफ के। इस तरीके से 3 भुजाओं में सर्वांग सम और 3 कोण सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां से कह सकते हैं ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और ये भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है, और ये कोण इसके बराबर, और ये कोण इसके बराबर, और ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। अब देखते हैं दो त्रिभुजों की सर्वांग समता का जनरल फॉर्म। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में यह शीर्ष ए पड़ता है डी पर, बी पड़ता है ई पर, और सी पड़ता है किस पर, एफ पर, तो इनकी संगत भुजा और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी बराबर, और यहाँ पर ये ऐसा सिंबल बन जाएगा, और त्रिभुज डी ई एफ, इस तरीके से हम लिखते हैं। अगर एक बार त्रिभुज का नामकरण ये इस तरीके से हम लिख लेते हैं तो उनकी संगत भुजाओं और संगत कोणों को हम आसानी से लिख देते हैं। तो यहाँ ए बी बराबर हो जाएगा किसके, डी ई के, ठीक है, ए बी बराबर हो जाएगा डी ई के भुजा, और बी सी बराबर हो जाएगी किसके, ई एफ के, ठीक, बी सी बराबर हो जाएगी ई एफ के, और ए सी बराबर हो जाएगा डी एफ के। इस तरीके से ये भुजा हो गया। कहने का मतलब पहले त्रिभुज की ए बी सी त्रिभुज के 6 भाग सर्वांग सम होते हैं डी ई एफ त्रिभुज के 6 भागों के, ठीक है। तो कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे अब यहाँ से पहले हम लिखते हैं ए बी बराबर डी ई, और यहाँ से बी सी बराबर, यहाँ से क्या मिलेगा, बी सी बराबर ई एफ, और ए सी बराबर क्या मिलेगा, डी एफ, और यहाँ से कोण ए बराबर क्या मिलेगा, कोण डी, कोण बी बराबर क्या मिलेगा, कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर क्या मिलेगा, कोण एफ, ठीक है। तो पहले त्रिभुज के 6 भाग बराबर होते हैं दूसरे त्रिभुज के 6 भाग के, तो यह सर्वांग सम होंगे, ठीक है। अगर पहले त्रिभुज के 6 भाग मिल जाते हैं दूसरे त्रिभुज के 6 भाग से, तो यह त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा
भाग मिले, ठीक है। कम से कम कितने भाग मिले तो सर्वांग सम होंगे, तो कम से कम 3 भाग मिल जाएं तो सर्वांग सम होंगे। तो इसमें से चाहे 2 साइड एक एंगल, चाहे 3 साइड, ठीक है, इस तरीके से जो मिलते हैं। यहाँ पर ये 6 भाग किसके हैं, त्रिभुज ABC के, यहाँ पर किसके हैं, त्रिभुज DEF के, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज ABC और DEF में जो यहाँ बीच में सिंबल है, जो यहाँ बराबर है, ये सिंबल बराबर का, ये क्या दर्शाता है, ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को दर्शाता है, ठीक है। ये एरिया को डिनोट करता है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, ठीक है। और ये जो यस आकार का, ये उल्टा यस मतलब क्षैतिज यस आकार का जो है, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है सर्वांग समता को, सर्वांग समता को, ये कॉन्ग्रुएंसी को दर्शाता है, ठीक है। ये एरिया को दर्शाता है कि दोनों का एरिया बराबर होगा, और ये क्या दर्शाता है, सर्वांग समता को, कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं दो त्रिभुजों की सर्वांग समता का मेन टॉपिक। अभी तक जो हमने पीछे पढ़ा वो तो सिर्फ समझने के लिए था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी हम पढ़ेंगे वो है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या बताया, तो अभी तक हमने पढ़ा एक त्रिभुज की 6 विमाएं दूसरे त्रिभुज की 6 संगत विमाओं के अगर बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। विमा कौन कौन सी, एंगल और साइड यहाँ पर, एंगल और साइड यहाँ पर। इसी तरीके से अगर 5 विमाएं हैं, पहले त्रिभुज की 5 विमाएं दूसरे त्रिभुज की 5 संगत विमाओं के बराबर हैं, तो भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। यहाँ पर एंगल और यहाँ पर साइड, कुछ एंगल हो सकते हैं और कुछ साइड हो सकते हैं। इसी तरीके से 4 अगर 4 विमाएं पहले त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की 4 संगत विमाओं के बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। एंगल और साइड दोनों में होना, कुछ भी हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर 3 हैं, 3 पहले त्रिभुज की 3 विमाएं दूसरे त्रिभुज की 3 विमाओं के बराबर हैं, तो त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। इसमें भी एंगल साइड हो सकता है और एंगल साइड हो सकता है। लेकिन 2 विमा पहले त्रिभुज की और दूसरे त्रिभुज की 2 विमा अगर है, तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये सर्वांग सम नहीं होंगे, ठीक है। कम से कम कितने होने चाहिए, कम से कम 3 विमाएं होनी चाहिए सर्वांग समता दिखाने के लिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये तो सब होंगी ही, ठीक है। 6 है तब भी सर्वांग सम हो जाएगा, 5 है तब भी सर्वांग सम हो जाएगा, और 4 विमाएं हैं तब भी सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं 3 विमाओं में कौन कौन सी क्या कितने कितने साइड होंगे, कितने कितने एंगल होंगे, ठीक है। तो कैसे ये सर्वांग सम होंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, 3 विमाएं अगर हैं तो, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं वो तीनों विमाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। नंबर 1 एंगल एंगल एंगल, ठीक है। नंबर 2 साइड साइड साइड। नंबर 3 यहाँ से साइड एंगल साइड, ठीक है। अब यहाँ से दोनों तरफ एक को साइड ने घेर लिया है, ठीक है। चौथा कौन सा हो जाएगा, यहाँ से एंगल साइड एंगल, एक बार साइड दोनों तरफ, एक बार एंगल दोनों तरफ और साइड बीच में, ठीक है। और चौथा क्या है, RHS, ठीक है। ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड, ठीक है। ये राइट एंगल और ये हाइपोटेन्यूज ठीक है। और ये क्या है, साइड, ये साइड है, ठीक है। और ये क्या है, एंगल है, A फॉर एंगल, ठीक है, और S फॉर साइड, ठीक है, साइड, ठीक। तो क्या पहले त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 संगत कोण अगर बराबर हैं, क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे? क्या पहले त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 संगत भुजाएं बराबर हैं तो क्या सर्वांग सम होंगे? या फिर पहले त्रिभुज की 2 भुजा और एक कोण बराबर हैं दूसरे त्रिभुज की 2 भुजा और एक कोण के, तो क्या वह त्रिभुज सर्वांग सम होंगे? तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब में A फॉर क्या होगा, एंगल होगा, ठीक है, एप्पल नहीं, A फॉर एंगल होगा, और S फॉर क्या होगा, सन नहीं, साइड होगा, ठीक है। यहाँ पर साइड, ये दोनों साइड, ये एंगल, ये दोनों एंगल, ये साइड, ठीक है। ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज है, साइड, ठीक है। S फॉर यहाँ से साइड है और A फॉर क्या है, एंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि AAA, यदि पहले त्रिभुज के 3 कोण बराबर हैं दूसरे त्रिभुज के 3 संगत कोण से, तो क्या वह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे? तो इसको हम सबसे पहले समझते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं।
तो जैसा कि हम यहाँ एक त्रिभुज ड्रा कर रहे हैं, ये त्रिभुज का कोण मान लीजिए 50 डिग्री है, और ये 70 और ये 60, ठीक है, 7 5 12 6 180, ठीक है। ये त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है, ये त्रिभुज है ए बी सी। इसी आकार का हम एक यहाँ दूसरा त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ पर ये यहाँ 50 और ये कितना है 70 और ये 60, ये कोण डी ई एफ है, ठीक है, ये कोण डी ई एफ है, ठीक। तो यहाँ पर ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। ए शीर्ष अगर डी पर पड़ रहा है, बी शीर्ष ई पर और सी शीर्ष एफ पर पड़ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे ए बी सी, ऐसे दोनों तरफ एरो का निशान बनाकर डी ई एफ, इसको ऐसे लिखेंगे अगर दोनों शीर्ष आपस में एक दूसरे के ऊपर पड़ रहे हैं, जैसे त्रिभुज बना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 3 कोण दिए रहेंगे तो हम क्या बता सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। ये बताना मुश्किल है। कैसे मुश्किल है, यहाँ पर तो दिख रहा है कि बराबर हैं, ठीक है, लेकिन ये बराबर भी हो सकते हैं और बड़ा भी हो सकते हैं। ये 50 और ये कितना, ये यहाँ 70 और ये 60, ठीक है। तो हमने सर्वांग समता बताया था कि सर्वांग सम कब होंगे, जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो पहला दूसरे को ढक ले, ठीक है। तो जब इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये अब देखिए यहाँ पर बड़ा हो जा रहा है, तो ये बड़ा हो गया तो इसको ये ढकेगा नहीं, तो ये दोनों सर्वांग सम नहीं होंगे, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ से ए अगर सिर्फ ए दिया गया है, मतलब एंगल दोनों त्रिभुज में बराबर हैं, तो ये इससे सर्वांग समता सिद्ध नहीं होती, ठीक है, मतलब सर्वांग सम दोनों नहीं होंगे। क्योंकि कोण अगर बराबर हैं तो भुजा तो हम बढ़ा सकते हैं ना, भुजा की लंबाई तो बढ़ा सकते हैं। कोण तो फिक्स है लेकिन भुजा की लंबाई बढ़ा सकते हैं, तो भुजा की लंबाई अगर बढ़ गई तो हमारा त्रिभुज भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और त्रिभुज बढ़ जाएगा तो वो सर्वांग सम नहीं होगा। जैसे इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर 2 त्रिभुज काट लिए हैं, ठीक है। ये ब्लैक वाला त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए कितना है 50 डिग्री, सी और बी कितना है 70 डिग्री और सी कितना है 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हमने डी ई एफ त्रिभुज काट लिया है, ठीक है, ये 50 और ये 70, ये कितना 60, ठीक है। तो ये पहला ब्लैक वाला कितना है ए बी सी और ये वाला कौन सा है डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी 50, यहाँ 70 और यहाँ 60, यहाँ 50, यहाँ 70, यहाँ 60, दोनों हमने काट लिया है, ठीक है। तो जब इसको एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करेंगे तो ये पूर्णतः ढकेगा नहीं, ठीक है। जब ढकेगा नहीं तो यह सर्वांग सम नहीं होगा, ठीक है। सर्वांग सम होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, दोनों को बराबर होना चाहिए, ठीक है, दोनों आकृतियों को आकार और अमाप दोनों की बराबर होना चाहिए। तो यहाँ कोण ए बराबर है किसके, कोण डी के, और कोण बी बराबर है किसके, कोण ई के, ठीक है, और कोण सी बराबर है किसके, कोण एफ के बराबर तो है। कोण अगर बराबर हैं तो यहाँ से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ नहीं होंगे, ठीक है। कहने का मतलब अगर कोण दिया गया है, 3 कोण दिए गए हैं, 3 कोण दोनों त्रिभुज में बराबर दिए गए हैं, तो उससे सर्वांग समता सिद्ध नहीं होती, ठीक है। अब समझते हैं यस यस यस, ठीक है। तो यहां से यस 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 क्या होता है, पहले त्रिभुज की 3 भुजा दूसरे त्रिभुज की 3 संगत भुजा के अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे, इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। ये तो पता चल गया ये सर्वांग सम नहीं होंगे, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे ये होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ 2 त्रिभुज ड्रा कर ले रहे हैं, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, ठीक है, दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। ये भुजा बराबर है इसके, ठीक है, और ये भुजा बराबर है इसके, और ये भुजा बराबर है इसके, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। इसकी संगत भुजा की लंबाइयाँ बराबर हैं, ठीक है। अगर जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है, एक बार अगर इसको लिख लिए तो इस त्रिभुज को हम घुमा सकते हैं, ठीक है, इस त्रिभुज को हम घुमा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसको ऐसे समझते हैं,
यहाँ पर डी और इसको ऐसे घुमाया गया है तो डी एफ ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी एफ कितना है, डी एफ 2 लाइन है यहाँ पर, और ई एफ कितना है, ई एफ कितना है 3 लाइन है, और डी ई कितना है, डी ई कितना है, यहाँ से डी ई 1 लाइन है, ठीक है। तो सर्वांग सम आकृतियों को हम घुमा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिखने का इनका जो क्रम है सही रहना चाहिए, ठीक है। लिखने का क्रम इनका अगर सही है तो आकृति को हम घुमा सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ए बी के संगत डी ई मिलना चाहिए हमें, बस ए बी मतलब यहाँ जैसे हम मान लेते हैं 5 है, ये 5 है, तो जो यहाँ पर डी ई है यहाँ पर डी ई भी 5 आना चाहिए, यहाँ पर भी, ठीक। जैसे यहाँ पर ये 7 है, ठीक, ए सी कितना है 7 है, और यहाँ पर डी एफ कितना है, मान लीजिए यहाँ पर 7 है क्योंकि बराबर दिखा रहे हैं साइड, तो यहाँ पर डी एफ यहाँ पर कितना होना, ये भी 7 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बी सी मान लेते हैं 7 5 12, इसको मान लेते हैं 8, ठीक है। 8, ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगी और ये भी 8 होगी, मतलब इसको घुमा सकते हैं। देखिए अब इसको ऐसे समझते हैं, ये 2 त्रिभुज हैं, ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। यहाँ दोनों की लंबाइयाँ, संगत भुजाओं की लंबाइयाँ क्या हैं, बराबर हैं। तो जब इनको एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करेंगे तो ये पूर्णतया ढक लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज ऐसे बना है और यहाँ पर इसको हम ऐसे रख देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये बना है और इसको हम ऐसे रख देते हैं, लेकिन लिख दिए हैं एक बार, अगर संगतता का मतलब सर्वांग सम लिख दिए हैं तो हम चाहे जैसे इसको घुमाएं, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जैसे यहाँ घुमाएं तो इसको घुमाकर फिर ऐसे हम रख देते हैं, जैसे इधर पलट गया है, इधर ऐसे बना फिगर, तो फिर इसको हम घुमाकर ऐसे लिख देते हैं। लेकिन आपको जो ये सर्वांग समता का ये लिखने का तरीका है ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये अगर पता है तो दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। हम बता सकते हैं कि कौन कौन सी भुजा बराबर है और कौन कौन सा कोण बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी बराबर है किसके, डी ई के, और बी सी बराबर है किसके, ई एफ के, और ए सी बराबर है किसके, डी एफ के, है ना, डी एफ के, ठीक है। अगर ये लिख दिए हैं तो 3 ये कोण लिख सकते, 3 भुजा लिख सकते हैं और 3 कोणों भी लिख सकते हैं। ए बराबर है किसके, डी के, बी बराबर है किसके, ई के, कोण ई के, और कोण सी बराबर किसके, कोण एफ के। मतलब एक बार अगर सर्वांग समता आपने लिख दिया ऐसे तो वहाँ से ये 3 कोण और 3 भुजा हम लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, अगर यस 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 दिया गया हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। आइए अब हम समझते हैं यस ए एस सर्वांग समता क्या होती है। तो पहले त्रिभुज की 2 भुजा 1 कोण, दूसरे त्रिभुज की 2 संगत भुजा और 1 कोण के बराबर अगर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे, इसको हम चेक करेंगे अभी, ठीक है। तो इसमें जो ए बीच में लिखा गया है यहाँ, इसका लिखने का मतलब है ये ए हमेशा दोनों जो भुजा है उसके बीच में रहेगा, मतलब एंगल जो है ये दोनों भुजा के बीच में रहेगा, इसीलिए इस कोण को क्या कहते हैं, अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत कोण, ठीक है, या इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल कहते हैं, ठीक है। अब हम फिगर में देखते हैं ये इंक्लूडेड एंगल कहाँ बनता है, अंतर्गत कोण कहाँ बनता है। तो हम यहाँ पहले 2 त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, 2 त्रिभुज यहाँ पर हम ड्रा कर लेंगे, ठीक, 2 त्रिभुज ड्रा कर लिए, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, उसका डी ई एफ, ठीक है। तो ये भुजा यहाँ पर बराबर है और ये भुजा यहाँ पर बराबर है, और ये कोण इंक्लूडेड है, मतलब दोनों भुजाओं के बीच में ये कोण है, तो ये कोण क्या कहलाएगा, इंक्लूडेड, अंतर्गत कोण है, ठीक है। मतलब दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण रहेगा वो कौन सा कोण रहेगा, इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। तो अगर इस तरीके से फिगर बना है, मतलब यस 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 यस, ठीक है, और एंगल दोनों फिगर के मतलब दोनों त्रिभुज के बराबर हैं, तो वहां से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक है। कोण यहाँ से लिख सकते हैं ए बी
बराबर है किसके, डी ई के, और बी सी बराबर है किसके, ई एफ के, और कोण बी बराबर है किसके, कोण ई के। ये क्या है, इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। ये क्या है, इंक्लूडेड एंगल है, मतलब दोनों भुजाओं के बीच में ये एंगल बने हैं, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकल से समझते हैं। देखिए ए बी मान लेते हैं यहाँ 10 है, और डी ई मान लेते हैं 10 है, ठीक है, दोनों क्योंकि ये बराबर हैं। और ये कितना है, इसको मान लेते हैं 6 है, ठीक है, मान लेते हैं 6 है, और ई एफ भी 6 हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। और इसको मान लेते हैं 30 अंश, ठीक है, 30 अंश है, ठीक है। जब ये 30 अंश हो गया, ये 10 ये 6, तो ये फिक्स हो गया कि इनके बीच में जो गैप होगा यहाँ पर ये बराबर होगा। यहाँ पर भी 30 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी फिक्स हो गया कि इनके बीच का जो गैप है वो बराबर होगा, ठीक है। तो इसीलिए दोनों त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज सर्वांग सम होंगे त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। कहने का मतलब अगर कोण बीच में आ गया तो ये दूरी जो तीसरी भुजा है उसकी दूरी जो होगी फिक्स हो जाएगी। मान लेते हैं 12 आ गया, ये 12 आ गया, ठीक है, तो दूरियां जो हैं फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। दो भुजा और बीच का कोण देने पर तीसरी भुजा फिक्स हो जाती है, ठीक है, दो भुजा और बीच का कोण देने पर तीसरी भुजा फिक्स हो जाती है। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। जैसे इसको हम मिटा देते हैं, एक बार इसको मिटा देते हैं 12 को, ठीक है। यहाँ से फिगर से समझते हैं इसको, चलो यहाँ फिगर से समझते हैं। जैसे ए बी सी, ए बी कितना है 10 है, और बी सी कितना है, बी सी कितना है, बी सी यहाँ 6 है, ठीक है, और ये बी कितना है, बी कोण कितना है 30 डिग्री, तो ये दूरी फिक्स हो जाएगी, ठीक है, ये दूरी फिक्स हो जाएगी। यहाँ पर भी डी ई कितना है 10, और ई एफ कितना है, ई एफ कितना है 6, तो डी एफ कितना हो जाएगा, फिक्स हो जाएगी इसकी दूरी, ठीक है, क्योंकि इसके बीच का कोण कितना है 30 डिग्री, जो कि यहाँ पर भी 30 डिग्री है और यहाँ पर भी 30 डिग्री है। बी कोण और ई कोण दोनों 30 डिग्री हैं, तो एक के ऊपर एक रखने पर ये दोनों अध्यारोपित करेंगे तो पूर्णतया ढक लेंगे, ठीक है। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो भुजा और एक कोण मिलने पर, दो भुजा और एक कोण मिलने पर हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। तो जो बाकी एक भुजा और दो कोण बचे हैं उसको भी हम बराबर लिख सकते हैं। इसको मिटा देते हैं, ज्यादा हो रहा है इसको। देखो तो यहां से क्या बच रही, कौन सी भुजा, तो यहां से कौन सी भुजा बची है, ए सी बराबर कौन सी हो जाएगी, डी एफ, ठीक है, ए सी बराबर डी एफ। दो भुजा यहाँ, एक भुजा यहाँ, 3 भुजा हो गई, ठीक है, और एक कोण यहाँ है, अभी 2 कोण हमें लिखने हैं, ठीक है। तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण डी के, ठीक है, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एफ के, ठीक है, कोण एफ के। कहने का मतलब ये जो दो भुजा एक कोण इंक्लूडेड एंगल दिया गया था, तो उससे हमने इस तरीके से सर्वांग समता दर्शाया, ठीक है। जब ये सर्वांग समता दर्शा उठी तो इससे हम ये जो बाकी बीमाएं बची हैं इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम मिटाकर समझते हैं कि अगर इंक्लूडेड एंगल नहीं है तो क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक है। तो मिटाते हैं इसको पहले हम। जैसे त्रिभुज की एक भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर और दूसरी कितना है, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये इंक्लूडेड एंगल ना देकर एंगल कहाँ का दे दिया गया है, ये एंगल दे दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे त्रिभुज में हो जाएगा 4 और ये 3, और ये कोण ना देकर कहाँ का कोण दे दिया गया है, ये कोण दे दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से ट्रिपलेट निकाल लेंगे कि ये कोण 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 5 हो गया, पाइथागोरस लगा देंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर इस कोण को मान लेते हैं 10 मान लेते हैं और इसको 6 मान लेते हैं। आइए इसको हम इस तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक भुजा की लंबाई यहाँ दिया गया है 10, ठीक है, और दूसरी भुजा की लंबाई कितना है, मान लेते हैं यहाँ पर 6 है। यहाँ पर दूसरे त्रिभुज में बना देते हैं, एक भुजा 10 और दूसरी भुजा कितनी है 6, ये दोनों समान भुजाएं हैं, ठीक है। और इंक्लूडेड एंगल ना देकर यहाँ पर एंगल कहाँ कर दे दिया गया है, ये कोण दे दिया गया है, ठीक है। ये कितना है 30 डिग्री, ठीक। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भुजा यहाँ पर भी मिल सकती है,
ठीक। ये भुजा इस जो तीसरी भुजा है इस भुजा से यहाँ पर भी मिल सकती है, ठीक, यहाँ पर भी मिल सकती है, यहाँ पर भी मिल सकती है ना, यहाँ पर भी मिल सकती है। तो यहाँ से जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है उसकी लंबाई जो है, जैसे मान लेते हैं ए बी सी, तो ए सी की लंबाई जो है फिक्स नहीं हो रही है कि कितनी लंबाई का तीसरी भुजा है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तीसरी भुजा की लंबाई फिक्स नहीं हो पाएगी अगर इंक्लूडेड एंगल नहीं है। तो जैसे यहाँ पर इतनी बड़ी हो गई है ये त्रिभुज, इतना ये भुजा की लंबाई यहाँ तक आ गई और ये भुजा इतनी बड़ी हो गई, ठीक है, ये भुजा ऐसी इतनी बड़ी, जब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो यह पूर्णतः ढकेगा नहीं, ठीक है, जब डी ई एफ पर रखेंगे तो इसको पूर्णतः ढकेगा नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंक्लूडेड एंगल के अलावा अगर कोई एंगल है तो दो भुजा बराबर होते हुए भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे। तो इस पूरी व्याख्या के फलस्वरूप हमें निष्कर्ष क्या मिला, यस ए एस सर्वांग सम होंगे। कब होंगे सर्वांग सम, जब ये क्या हो, दोनों भुजाओं के बीच में हो, मतलब ए क्या हो, इंक्लूडेड एंगल हो, तभी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दो त्रिभुज हैं ए बी सी और डी ई एफ, बताना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं या नहीं है। कंडीशन क्या दी गई है, दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, ठीक है, दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है। ए बी बराबर है डी ई के और ए सी बराबर है किसके, डी एफ के, कोण बी बराबर है कोण ई के, ठीक है। तो क्या यस ए एस से ये सर्वांग सम है या नहीं है, आप बताइए, है नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कोण जो है इंक्लूडेड नहीं है, ये कोण इन दोनों के बीच में नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ये सर्वांग सम नहीं होंगे, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम नहीं होंगे, यहाँ पर ऐसे काट देंगे, ये सर्वांग सम नहीं है, ठीक है। अब समझते हैं कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल सर्वांग समता क्या होती है। तो कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और एक संगत भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे, इसको हम पहले चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ इसको ए बी सी नाम दे देते हैं और दूसरा त्रिभुज बनाते हैं, इसको नाम देते हैं डी ई एफ, ठीक है। तो दो कोण यहाँ पर बराबर होने चाहिए, संगत कोण, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, ठीक। और भुजा यहाँ पर इसमें जो भुजा होगी, ठीक है, जो भुजा होगी जरूरी नहीं है दो कोणों के बीच में हो, ठीक है, दो कोणों के बीच में हो, भुजा जो है अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है, जैसे दो कोण तो बराबर रहेंगे लेकिन भुजा जो है अलग हो जाएगी। यहाँ इस तरीके से बीच में लिखने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन इसमें बीच में लिखने का मकसद है, ठीक है। यहाँ जरूरी नहीं कि यस बीच में ही हो, यस कोई भी हो, लेकिन हो जो संगत हो, है ना। तो यहाँ सबसे पहले यस को हम बीच में रखकर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोण बी बराबर है किसके, कोण डी के, और भुजा बी सी बराबर है किसके, भुजा बी सी बराबर है किसके, ई एफ के, और कोण सी बराबर है किसके, कोण एफ के। तो दोनों त्रिभुज जो हैं ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ जो हैं सर्वांग सम होंगे, ठीक है। अगर दो कोण और एक भुजा बराबर है, दो कोण और एक भुजा बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक है, ये होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल से भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने दो त्रिभुज लिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है दोनों का, और ये नीचे वाली भुजा बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर ही हो जाएंगे, ठीक है। जब इसके ऊपर रखेंगे, आप ऐसे काट के भी देख सकते हैं ना, त्रिभुज को काट कर आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है इसको। तो यहाँ से अब इसको हम लिख दिए, ठीक है, ये लिख दिए, तो बाकी जो बची है हमें, जो बाकी जो विमाएँ बची हैं इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए बी बराबर हो जाएगा डी ई के, और बी सी बराबर हो जाएगा किसके,
ई एफ के, और ए बी ए सी बराबर हो जाएगा किसके, डी ई एफ के, ठीक है। और कोण ए बराबर हो जाएगा कोण डी के, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के, कोण सी बराबर हो जाएगा किसके, कोण एफ के। तो जो यहाँ 3 है, 3 बीमाएँ लिखी हैं, बची हुई तीनों बीमाएँ हम इससे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं एक बार। तो बी सी और ई एफ हो गया है, बी सी और ई एफ। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, डी ई, और ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर डी एफ, है ना, डी एफ लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक कोण छूट रहा है, कौन सा कोण, कोण ए बराबर कोण डी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर 3 बीमाएँ मिल गई और इसको हमने लिख दिया तो बाकी जो 3 बीमाएँ बचती हैं वो भी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अब समझते हैं कि जब यस इंक्लूडेड ना हो, मतलब इन दोनों कोणों के बीच में ना हो, अलग हो, तो कैसे सर्वांग सम होगा। तो हम यहाँ 2 त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। 2 त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी, और त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। और भुजा ये ना देकर, है ना, ये भुजा ना देकर कौन सी भुजा दे रहे हैं, ये दोनों की भुजा बराबर दे रहे हैं। ये भुजा बराबर ना देकर, मतलब बीच की भुजा बराबर ना देकर हम ये दोनों भुजाओं को बराबर दे रहे हैं। तो देखते हैं क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे या नहीं, ठीक है। तो इसको हम पहले मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं अगर x इसको और इसको y, ये x तो ये भी y हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे, है ना, इन दोनों को जोड़कर 180 में से इन दोनों को घटा देंगे तो ये कोण मिल जाएगा हमें। इसी तरीके से यहाँ पर यहाँ का कोण कितना मिलेगा, 180 माइनस x प्लस वाई, ठीक है, 180 माइनस x प्लस वाई, तो ये कोण मिल गया। अब देखिए ये कोण B बराबर हो जाएगा किसके, कोण E के, है ना, कोण E के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के, और कोण C बराबर कोण F के, कोण C बराबर कोण F के हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों इंक्लूडेड हो गए कि नहीं। तो अब BC भुजा जो है कोण Y और कोण 180 माइनस x प्लस वाई की ये इंक्लूडेड हो गई। यहाँ पर भी EF भुजा जो है कोण Y और कोण 180 माइनस x प्लस वाई से इंक्लूडेड हो गई। तो कहने का मतलब इंक्लूडेड है तब भी सर्वांग सम हो जाएंगी, ठीक है, और इंक्लूडेड नहीं है तब भी सर्वांग सम हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश उनको जो है इंक्लूडेड बना देगा, ठीक है। तो यहाँ से BC बराबर हो जाएगा किसके, EF के। तो यहाँ साइड, यहाँ से एंगल, ये भी एंगल और ये साइड, तो एंगल साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब बाकी बची बीमाएं हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इंक्लूडेड हो, इंक्लूडेड के अलावा कोई और भुजा भी हो सकती है, लेकिन जो उसके त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो है वो उनको इंक्लूडेड बना देगा, ठीक है। अब यहाँ हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर है कोण D के, कोण A बराबर है कोण D के, कोण B बराबर है कोण E के, कोण B बराबर है कोण E के, और AB बराबर है DE के, AB बराबर है किसके, DE के, ठीक है। तो क्या यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो हाँ ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंक्लूडेड जो है भुजा है और ये दोनों कोण क्या है, दोनों में बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अब इसमें देखते हैं इस फिगर में, ठीक है, इन दोनों फिगर में देखते हैं, इन दोनों फिगर में। तो यहाँ कोण A दिया गया है कोण D के, ठीक है, कोण A दिया गया है कोण D के, कोण A दिया गया है कोण D के, A क्या है, एंगल है, ठीक है। कोण B दिया गया है कोण E के, A क्या है, एंगल है, ठीक। और AB दिया गया है, AB दिया गया है किसके, EF के, AB दिया गया है EF के बराबर, ये क्या है, साइड है ना। कोण A दिया गया है कोण D के बराबर, कोण B दिया गया है कोण E के बराबर, ठीक है।
और साइड पहले में ये दी गई है और दूसरे में कौन सी साइड दे दी गई, ये दे दी गई, ठीक है। तो क्या है, अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे? तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे क्योंकि साइड जो है इनकी संगत साइड नहीं है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे। साइड को भी संगत रहना जरूरी है, तभी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो दो कोण और एक भुजा दी गई हो तो दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो भुजा है दोनों कोणों के बीच में हो, इंक्लूडेड हो, भुजा कोई भी हो सकती है। अभी हम इन सब से निपट लिए, ठीक है, इन सब से हालचाल ले लिए, ठीक है। लेकिन वो बेचारा RHS काफ़ी देर से किनारे पड़े पड़े सोच रहा है कि कब हमारे पास आएंगे और कब हमारी हालचाल लेंगे, ठीक है। तो अब इनकी भी हालचाल ले ही लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं RHS सर्वांग समता कैसे होती है, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं RHS को, ठीक है। RHS को सबसे पहले इनके नामों को समझते हैं। R मतलब राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल मतलब समकोण, समकोण मतलब 90 अंश, ठीक है। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको कर्ण कहते हैं। और ये क्या है, साइड मतलब भुजा, ठीक है। अब इसकी सर्वांग समता को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ दो त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। दो त्रिभुज बनाएंगे, दोनों क्या हों, समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो। तो इसका नाम दे देंगे ABC और यहाँ पर DEF, ठीक है। ये कोण कितना है, 90 अंश है, ठीक। ये कोण कितना है, 90 अंश। और ये क्या है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, ठीक है, कर्ण बराबर होगी। और एक भुजा, दोनों की संगत भुजा जो है बराबर होगी। तो कह सकते हैं ऐसा दो त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, ठीक, और उनके कर्ण बराबर हों, और उनके कर्ण जो हों बराबर हों, और एक संगत भुजा उसकी बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कोण B बराबर कोण E, और उसके बाद हाइपोटेनस है तो AC बराबर क्या हो जाएगा, DF। AC बराबर DF ये क्या है, कर्ण है। उसके बाद साइड क्या है, BC, ये साइड संगत होनी चाहिए। BC बराबर क्या है, EF, ठीक है। ये बराबर 90 अंश। ये क्या है, ये राइट एंगल, और ये क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस, और ये क्या है, साइड है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF की, ठीक है। तो यहाँ से एक बात ध्यान दीजिए, ये भी यहाँ पर ये राइट एंगल मतलब ये एंगल ही तो है, और ये क्या, हाइपोटेनस एक भुजा ही तो है, भुजा मतलब ये साइड भी लिख सकते हैं, और ये साइड है ही, ये साइड है ही, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला फार्मूला भी लिख सकता है, यस है ना। यहाँ पर भी दो भुजा एक एंगल है, यहाँ पर भी दो भुजा एक एंगल है, लेकिन यहाँ पर जो है बीच का एंगल होना चाहिए, ठीक है, दोनों भुजा के बीच का। और यहाँ पर कोई भी मतलब दोनों भुजा के बीच का यहाँ जरूरी नहीं है कि बीच का ही एंगल हो, ठीक है। एंगल जो हो भुजा से हटके भी हो सकता है, दोनों भुजा के बीच में जरूरी नहीं हो कि हो, ठीक है। तो एंगल यहाँ है, बाकी दोनों भुजा यहाँ है, या इन दोनों भुजाओं को ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों भुजाओं के AB और DE को ले सकते हैं, बराबर संगत होनी चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, जिसका इसको प्रैक्टिकल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ABC, B क्या है, समकोण है, ये भुजा, और दूसरा त्रिभुज DEF, ठीक है। तो ये B और ये C भुजा, और यहाँ से ये दोनों नीचे वाली जो भुजा है, ये दोनों की सर्वांग मतलब संगत भुजा जो है ये बराबर हैं, ठीक है। तो जब इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर देखिए
जैसे इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए और इसको बी, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी, ठीक है। तो पाइथागोरस इसमें प्रमेय लगेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ से ए बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए बी कितना मिलेगा, ए बी स्क्वायर कितना मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कहने का मतलब ए बी मिलेगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, क्योंकि संगत हैं तो बराबर रहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सभी भुजा यहाँ पर बराबर हो गई, तो सभी कोण भी बराबर हो जाएंगे दोनों त्रिभुज के, तो ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, मतलब एक के ऊपर एक रखेंगे तो दोनों ढक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि आर एच एस अगर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। आर मतलब राइट एंगल और एच मतलब दोनों का हाइपोटेनस बराबर हो और उनकी कोई एक संगत भुजा बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि आर एच एस भी सर्वांग सम होंगे। कहने का मतलब है कि ये भी सर्वांग सम, ये भी सर्वांग सम, ये और ये, सिर्फ यही सर्वांग सम नहीं होंगे। सर्वांग सम होने की कंडीशन कितनी हुई, 1 2 3 4, 4 कंडीशन से कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं त्रिभुज के समुच्च। समुच्च मतलब होता है कई त्रिभुज हो तो में सर्वांग समता में संबंध, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होते हैं। जैसे कोई त्रिभुज ए बी सी है तो वह स्वयं का सर्वांग सम होगा, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के, तो इसका उल्टा भी होगा, डी ई एफ सर्वांग सम होगा किसके, ए बी सी के, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग है सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तब त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। वही जो अपगृहित और अवधारणा में बताया था, जैसे x बराबर है y के और y बराबर है z के, तो x बराबर हो जाएगा z के, ठीक है, जो अपगृहित अवधारणा में बताया गया था, ठीक है। जैसा कि हमने कहा था कि जब सर्वांग समता का रूल पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो दो कोण हैं वो आपस में बराबर क्यों होते हैं, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो हमें सिद्ध करना है ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे ए बी सी, ठीक है। और यहाँ से हम एक कोण ए का कोण अर्धक खींचेंगे जो भुजा बी सी को डी पर मिलता है, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर, क्योंकि कोण ए का ये भुजा आधी कर रही है, कोण ए को ये भुजा आधी कर रही है। तो यहाँ से त्रिभुज ए बी डी में और त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, ए डी सी में कोण यहाँ से कोण ए बराबर कोण ए, ठीक है, कोण ए बराबर कोण ए, दोनों त्रिभुज में कोण ए बराबर कोण ए, और यहाँ से भुजा ए बी बराबर ए सी, भुजा ए बी बराबर ए सी और भुजा ए डी बराबर ए डी, दोनों त्रिभुज में, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, ठीक है, ये उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो एंगल और यहाँ साइड, ये साइड एंगल, ठीक है, कौन सा, साइड एंगल, ठीक है। तो ये साइड और एंगल, देखिए बीच का एंगल है, ठीक है, ये साइड और ये एंगल बीच का। तो अब यहाँ से हम सर्वांग समता लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से त्रिभुज बी ए डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ए डी के, ठीक है, सी ए डी के, ठीक है, सी ए डी के। तो यहाँ हम कह सकते हैं अब कोण बी बराबर होगा कोण सी के, ठीक है, कोण ए बराबर होगा कोण ए के, ठीक है, और कोण डी बराबर होगा कोण यहाँ से डी के, ठीक है, दोनों त्रिभुजों में कोण डी बराबर होगा कोण डी के, कोण ए बराबर होगा कोण ए के, ठीक है। तो यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के, मतलब भुजा बराबर होने पर
किसी त्रिभुज में भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज में भुजा बराबर होने पर उनके कोण बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमें सिर्फ पहले कोण दे दिया गया है, कोण बराबर है, कोण बराबर है तो भुजा सिद्ध करना है, ठीक है। अगर ये कोण बराबर है, भुजा सिद्ध करना है कि दोनों बराबर होंगी, तो ऐसे फिर लंब डालेंगे, डी लिखेंगे, यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ सी लिखेंगे, ठीक है। और इसमें भी यहाँ से पहले लिखेंगे कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है। कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा, और ए बी बराबर हो जाएगी ए डी बराबर क्या हो जाएगी, ए डी हो जाएगी, ठीक है। और क्या, ये उभयनिष्ठ हो गया, और बाकी बचा क्या, और यहाँ से ए बराबर हो जाएगा किसके, कोण ए के, ठीक है। तो एंगल और साइड, एंगल साइड से यह क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। एंगल साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी के, ठीक है। मतलब अगर कोण दिया गया हो तो भुजा बराबर सिद्ध कर सकते हैं, और भुजा दिया गया हो तो कोण बराबर सिद्ध कर सकते हैं, कैसे, सर्वांग समता से, ठीक है। अभी तक हमने इस वीडियो में सर्वांग समता के लगभग सभी टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है। तो जाते जाते एक महानोट ले लीजिए, ठीक है। तो महानोट नंबर 1 क्या है, यदि दो त्रिभुज किसी भी तरीके से सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी सभी विमाएं बराबर हो जाती हैं, ठीक है। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, कहने का मतलब एक के ऊपर दूसरा हो गया, तो उनसे जुड़ी जितनी भी विमाएं हैं, भुजा, कोण, माध्यिका, क्षेत्रफल, परिमाप, है ना, कोणार्धक, लंबार्धक, जो कुछ आप सोच सकते हैं, सब कुछ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। महानोट नंबर 2 क्या है, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि वे सर्वांग सम ही हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कहने का मतलब अगर उनके क्षेत्रफल दोनों के बराबर हैं तो ये कहना मुश्किल है कि सर्वांग सम दोनों हैं या नहीं है, ठीक है। किसी दो आकृति के क्षेत्रफल से हम नहीं बता पाएंगे कि दोनों सर्वांग सम हैं या नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी विमाएं अलग अलग हैं। गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल एक आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, सर्वांग सम हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो कुछ हमने समझाने की कोशिश की समझ में आया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।